नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जो उत्पात मचाया गया, जो अराजकता की गई, उसके बाद ये लगातार मांग उठ रही थी कि सरकार के द्वारा इन लोगों के खिलाफ बड़ा एक्शन होना चाहिए, लेकिन सरकार लगातार बड़े एक्शन से बच रही थी। अब भैया बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डोज नहीं दी जाएगी। धीरे धीरे डोज दी जा रही है, धीरे धीरे दायरे को संकुचित किया जा रहा है और जल्दी ही इन प्रदर्शन करने की जो ये दुकानें सजी हुई हैं, इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ताला लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। उस पर तो चर्चा होगी ही, साथ ही बात होगी कि क्या मार्क जुकरबर्ग भारत आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगेंगे। क्या 16 साल से कम बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लग सकता है और क्या अभिजीत दिपके की जल्दी ही कारी हो सकती है। इस विषय पर चर्चा होगी। पहले बात सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में 2 पिटीशन जाती है। पहली कि दिल्ली पुलिस ने 20 तारीख को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो एक्शन लिया, उसमें जो अधिकारी इन्वॉल्व थे, जो पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। और साथ ही एक और पिटीशन पहुंची कि जो कहीं पर भी प्रदर्शन की दुकान सज जाती है, इसके लिए बाकायदा एक प्रोटोकॉल हो, एक एसओपी हो, एक तरीका हो, और जो इस प्रदर्शन को कर रहे हैं वो लोग इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएं। अब मान लीजिए जंतर मंतर वाला ही प्रोटेस्ट था, जंतर मंतर से ये सीपी तक और वहां से पार्लियामेंट तक, हर जगह ये प्रोटेस्ट फैल जाता है। ये वो जगह है जो सिर्फ दिल्ली बल्कि भारत का दिल कहा जा सकता है। संसद, जहां से पॉलिसी तय होती है, जहां से भारत की राजनीति चलती है। सीपी ये वो जगह है, कनॉट प्लेस, जो आर्थिक हब है दिल्ली का, एक तरीके से टूरिस्ट हब है, वो एक सिंबलिज्म है उस दिल्ली का। आप उसको हाईजैक कर लेते हैं तो ये कहीं से भी एक पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, जो लगातार ये मतलब आपने एक आवरण ओढ़ लिया है कि भैया जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, हम उसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बी.आर. अंबेडकर ने जब संविधान लिख दिया था ना, बी.आर. अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि भैया अब देश में प्रोटेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अब सब कुछ आपके हाथ में है। अब जो सही है गलत है वो आप करने वाले हैं। मैं फिर भी ये कहता हूं कि प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन पीसफुल तरीके से कीजिए, उसका एक तरीका होना चाहिए। अब 3 सवाल जो 3 जजेस की बेंच है सुप्रीम कोर्ट में, उसके सामने पहुंचे। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची, जस्टिस वी मोहन्ना, इनके सामने 3 प्रश्न थे। पहला कि क्या जितने भी लोग पुलिस ने पकड़े हैं फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के माध्यम से, अलग अलग तरीके से, क्या उन सभी को छोड़ा जाना चाहिए। लगभग 2800 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जो हिस्ट्री शीटर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जो राज्य सरकारें हैं अपने स्तर पर जिन लोगों को छोड़ना चाहती हैं वो छोड़ सकती हैं, लेकिन जो प्रोटोकॉल है उसके तहत, यानी जो एसओपी है उसके तहत। और एसओपी क्या कहती है कि अपने आप से जो राज्य सरकारें हैं वो केस वापस नहीं ले सकती। उस केस में क्लोजर रिपोर्ट लगाएंगी, जो कंसर्न कोर्ट होगी उसमें वो रिपोर्ट पहुंचेगी, वहां जज साहब उसको सही मानेंगे, तब जाकर वो क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट होगी, तब जाकर वो केस बंद होंगे। अब ज्यादातर राज्य सरकारों ने यह स्पष्ट कर दिया, केंद्र सरकार ने भी, कि जितने भी स्टूडेंट हैं, 2 लिस्ट बनाई है, एक स्टूडेंट की, एक हिस्ट्री शीटर की। जो स्टूडेंट वाली लिस्ट है उसमें अगर किसी के पास छोटा मोटा केस भी है, मान लीजिए चालान है, कहीं छोटा मोटा नारा लगा दिया है, कोई काम है, ठीक है, वो स्टूडेंट है, उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन जो गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड में जितने भी लोग हैं उन सबको उनके केस वापस नहीं होंगे। सेंटर ने भी स्पष्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया। 2800 लोग हैं, लगभग 101 लोग तो मर्डर अक्यूज थे उसके अंदर, और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से ये सब लोग पकड़े गए। वहां एक वकील साहब कहते हैं जब ये बहस चल रही होती है कि अरे वो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम किससे पूछ के लगाया। भैया कल तो पुलिस को भी आप सवाल उठाओगे कि देश तो में तो फ्रीडम है, पुलिस क्यों लगाई हुई है, सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए हुए हैं, ड्रोन क्यों लगाए हुए हैं, भारत में न्याय संहिता क्यों लगाई हुई है। आप कुछ भी सवाल उठा सकते हैं। ये सरकार की और पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि पब्लिक को उससे हार्म नहीं है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से आपको क्या दिक्कत है? आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, आपकी कोई प्राइवेसी का हनन नहीं है, क्योंकि आप पब्लिक स्पेस में हैं, तो आपको फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से दिक्कत क्या है? अभी एक उदाहरण देता हूं। अमरनाथ यात्रा में एक व्यक्ति जा रहा था,
फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ने उसे पकड़ लिया, उसका आपराधिक रिकॉर्ड था, थोड़ा आगे पहुंचा, सेना ने उसको पकड़ा, एप्रीहेंड किया, पुलिस को दिया और जहां से आया वहां वापस भेज दिया। मान लीजिए कल को वो अमरनाथ यात्रा में कुछ गड़बड़ कर देता। ये है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की ताकत, ये करता है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। ये 2800 लोग उसी के माध्यम से पकड़े गए हैं। तो स्पष्ट है कि इनके ऊपर तो केस चलेगा, ये कहीं से नहीं बचने वाले, क्योंकि ना ये छात्र हैं ना ये पीसफुल है। दूसरा सवाल, जो पैलेट गन चली है, बहुत सारे सवाल बहुत जगह उठाया गया कि पैलेट गन चली है, लाठी का बेजा इस्तेमाल किया गया है, लाठी में कांटे लगाकर, कील लगाकर मारा गया है, या फिर वो जो बैटन आती है ना करंट वाली, वो लगाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इसके ऊपर एक अंतरिम रिपोर्ट आने दीजिए, हमें पुलिस से भी ये जानकारी आ जानी चाहिए, आरएएफ से, पुलिस से, जितनी भी वहां फोर्सेस लगी हुई थी, कि आपने क्या ये इस्तेमाल किया तो किन कंडीशन में किया, क्या जो आपको अधिकार प्राप्त है उन्हीं के अंडर किया, ये जानकारी भी तो सार्वजनिक होनी चाहिए। भैया सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, छात्रों ने जो वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर कहीं पर भी ये रिकॉर्ड हुआ होगा तो वो कोर्ट के सामने पहुंचेगा। कोर्ट ने कहा कि हम एक तरफा नहीं कह सकते कि फला पत्रकार ने खड़े होकर कह दिया अरे साहब मुझे तो करंट लगा है इस बैरिकेडिंग में से, कुछ पत्रकार ने कह दिया पैलेट गन चली होंगी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन क्या स्थितियां इतनी ग्रेव हो गई थी, इतनी खतरनाक हो गई थी कि उस एसओपी के तहत पुलिस को अधिकार है पैलेट गन चलाने का। लाठी में अगर कील लगी थी तो निश्चित तौर पर उसका संज्ञान लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया उसके बारे में मुझे जानकारी तो आने दो। तो जो ये पूरा का पूरा चलाया, देखिए अगर कहीं गलत है तो कोई भी अधिकारी हो, मैं मना नहीं कर रहा, उसके ऊपर एक्शन लीजिए, लेकिन तय तो हो। पैलेट गन आप चला सकते हैं, उसके लिए बाकायदा प्रोटोकॉल है। अगर वो स्थिति आ गई थी, आप पार्लियामेंट पे चढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इंदिरा गांधी के समय में जब पार्लियामेंट में साधु संत चढ़े थे तो दर्जनों में मारे गए थे। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं उस समय के, उनसे पर्सनली बात हो रही थी, तो वो ये आंकड़ा सैकड़ों में बताते हैं कि रिकॉर्ड को दबा दिया गया था क्योंकि साधु संतों ने पार्लियामेंट में घुसने का प्रयास किया गया था। गौहत्या के जो कानून है उसको बनाने की मांग को लेकर कृपात्री महाराज जी का आंदोलन चल रहा था। तो पार्लियामेंट की एक सैंक्टिटी है, तो क्या उसको बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया? और तीसरा सवाल कि भैया कहीं पर भी कैसे भी एक प्रदर्शन की एक दुकान सज जाती है, योगेंद्र यादव कहीं पर भी अपना रोलर लेकर पिच सेट करने पहुंच जाता है, उसके पीछे अपना एक कोई इंस्टीट्यूट है, उससे कुछ छात्र उठा लिए जाते हैं, कुछ एक्टिविस्ट उठा लिए जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, पीछे राहुल गांधी आ जाता है, अरविंद केजरीवाल आ जाता है, भीम आर्मी समाजवादी पार्टी वाले आ जाते हैं, अब फिर आंदोलन शुरू हो जाता है। अब किसान आंदोलन की तैयारी है, जो यूएस ट्रेड डील नहीं हुई उसके नाम पर किसान आंदोलन की तैयारी है। मतलब आप ये मानिए कि लगातार हर 6 महीने, पहले पंचवर्षीय योजना थी, हर साल एक आता था, अब 6 महीने में एक आ रहा है, फिर 3 महीने में एक आएगा, लगातार चलते रहेंगे। और इस साल में आपको एक और आंदोलन बनता दिखाई देगा। 6 महीने बचे हैं मोटे मोटे, 5 से 6 महीने, मुझे लग रहा है कि एक और कुछ होगा, क्योंकि यूपी इलेक्शन तक इसको खींचने का प्रयास था, अब ये जल्दी से डिफ्यूज हो गया, अब एक और लाएंगे। अब इसको लेकर भी एक सवाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, पिटीशन है कि भैया ये एसओपी तो बने, कहीं पर भी कैसे भी कोई भी बैठ। सबसे पहली मेरी सरकार से ये एक तरीके से मांग है, जंतर मंतर को प्रोटेस्ट साइट से हटा दिया जाए। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप 100, 200, 500 लोग लाएंगे और उस पूरे के पूरे इलाके को आप चोक कर देंगे, जो एक तरीके से हार्ट है दिल्ली का। या तो इस प्रदर्शन की जगह को बुराड़ी ले जाओ या सीधा नू मेवात ले जाओ। आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, वहां कर, ये क्या दिक्कत है? या एक इतना बड़ा ग्राउंड दे दो कि उसे भरने में इनकी ऐसी तैसी हो जाए, फिर पता लगे इनकी औकात। जंतर मंतर छोटी सी सड़क है, उसमें जंतर मंतर है, आप 100, 200, 1000 लोग इकट्ठे कर दो और टॉप शॉट ले लो ड्रोन से, ऐसा लगता है कि लाखों लोग हैं। दो बड़ा सा मैदान इन्हें, जहां सही में लाख लोग खप जाएं, तब देखें कितनी ताकत है। तो सुप्रीम कोर्ट भी अब यह तय कर रही है कि एसओपी तय हो इसके लिए कि भैया प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कमेटी है, जो ऑर्गेनाइजर हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार हो। बाकायदा दिल्ली पुलिस की इसके ऊपर
2022 की एक एसओपी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने, जब बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, सीए का आंदोलन हुआ, तब अलग 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 गाइडलाइन तय की गई। अब सुप्रीम कोर्ट फाइनली एक और गाइडलाइन तैयार करना चाह रही है कि कहीं पर भी जो मुंह उठा के आंदोलन हो जाता है उसके लिए ऑर्गेनाइजर्स जिम्मेदार हों। पुलिस के ऊपर हमला होता है, 128 पुलिस वाले घायल हुए हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? किस तरीके से एक्शन होगा? अनुमति कैसे ली जाएगी? पोस्टर कैसे होंगे? बैनर कैसे होंगे? स्लोगन कैसे होंगे? जो पैसा और फंडिंग आ रहा है उसका सोर्स बताना पड़ेगा, तब जाकर आप सही में आप पीसफुल कर रहे हैं, आप सही हैं। आपको दिक्कत क्या है? मान लीजिए कांग्रेस जनता पार्टी से आज सवाल पूछा जाए, आपने शामियाना लगाया, आपने इतने लोग बुलाए, आपने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाए, सब कुछ हो रहा था, कहां से पैसा आया? अब इसकी जांच होने लगेगी तो आप इसे विच हंटिंग बताएंगे। अब 18 तारीख को अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट अब उसके लिए बाकायदा नई एसओपी तैयार करने जा रही है। और अगर सही तरीके से एसओपी तैयार होती है, सरकार सही तरीके से अपना पक्ष रखती है, तो आप ये मानकर चलिए जो आंदोलन की ये दुकान है, सरकार के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अब कैसे इस्तेमाल करेगी सरकार देखे, लेकिन उसके माध्यम से आप बेहतर रिपोर्ट दीजिए दिल्ली पुलिस कि भैया हमारी ये 22 पॉइंट की गाइडलाइन है, हम इस तरीके से चाहते हैं, हम इसमें ये संशोधन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये करे, तब जाके हम कानून व्यवस्था संभाल पाएंगे, तब जाकर हम इन प्रदर्शनकारियों को संभाल पाएंगे। वरना दिल्ली में कुछ होगा वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप फिर देखिए किस तरीके से दुकान बंद हो जाती है। आप एक बार इन प्रदर्शनकारियों को दिल्ली से दूर ले जाइए, आप देखिए क्या कर पाते हैं ये। अरविंद केजरीवाल सिर्फ नेता इसलिए बना क्योंकि दिल्ली मीडिया का एक्सेस इजी था, क्योंकि उसे बड़ी बड़ी ओबी वैन और ये सब नहीं भेजनी पड़ती थी। फट से नोएडा से पत्रकार आता था दिल्ली, फट से वीडियो बनती थी, डिस्पैच होती थी और एयर होता था, लाइव होता था। कोई आंदोलन केरल में चलता है, तमिलनाडु में चलता है, या बिहार में चलता है, गुजरात में चलता है, आसाम में चलता है, उसको इतना ट्रैक्शन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसके लिए इन मीडिया हाउसेस को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इनको वहां बड़ी बड़ी ओबी वैन भेजनी पड़ेंगी, पत्रकारों को फ्लाइट से भेजना पड़ेगा, रहना खाना सब कुछ होगा, तो वो उसको कवर नहीं करते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बड़ा बना सिर्फ इसलिए बना क्योंकि मीडिया का एक्सेस था। जंतर मंतर पर आप आंदोलन कराएंगे, मीडिया आसानी से पहुंच जाती है, सारे यूट्यूबर कुकुर मुत्ते की तरह पहुंच जाएंगे। सारे मीडिया वाले एक की जगह 5-5 पत्रकार भेजेंगे, और जहां जरूरत है एक की वहां एक नहीं भेज पाएंगे क्योंकि वो दूर है। प्रोटेस्ट साइट को दूर ले जाइए, एसओपी तय कीजिए, आप देखिए कितने आंदोलन सफल होते हैं। अपनी छाती पे आप लोगों ने बिठाया है, क्यों नहीं करते? नोएडा में जाके राकेश टिकैत रोज कहता है अरे ट्रैक्टर ट्रॉली आ जाएंगे, 1 लाख ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं, जैसे इसके घर में ही खड़े हैं 1 लाख ट्रैक्टर। किसान को कुछ काम नहीं है, ट्रैक्टर ट्रॉली खेतों में नहीं चलेंगे। अभी लखनऊ नहीं जाता, बाबा जी तो कहते हैं अरे आ जाओ, वीडियो में कहा हुआ है आ जाए राकेश टिकैत। कानूनन रूप से जो जो किया जा सकता है स्वागत योग्य वो हम करेंगे। तो अगर 18 तारीख या उसके बाद बेहतर तरीके से एसओपी तय होती है तो जो दुकान है आंदोलन की, इसको बंद किया जा सकता है। अब बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। मेटा, जिसके अंडर इंस्टाग्राम आता है, व्हाट्सएप आता है, फेसबुक आता है। अब मेटा के जो ग्लोबल हेड हैं उनके खिलाफ ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, बाकायदा माफी मांग रहे हैं। लेकिन अब सरकार में यह मांग उठने लगी है कि बाकायदा जो मार्क जुकरबर्ग है, जो मेटा का हेड है, जो पोस्टर बॉय है उस वेस्टर्न डीप स्टेट का, वो आए और माफी मांगे अपनी इस बात के लिए। हर बात के लिए आप ये नहीं कह सकते कि टेक्निकल एरर था साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट को आप इसलिए छुपा दे रहे हैं, हाइड कर दे रहे हैं कि टेक्निकल एरर था। भाई टेक्निकल एरर था तो कंपनी बंद कर अपने घर पे बैठ। सरकार जब तक इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बड़ा एक्शन नहीं लेगी, ये ऐसे ही चलता रहेगा। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग मांग उठाते हैं कि सोशल मीडिया, इन मेटा और ये सोशल ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके ऊपर बैन लगाना चाहिए, इंस्टाग्राम नहीं। आप बैन मत लगाइए, आप इनके ऊपर फाइन लगाइए। फाइन लगाइए बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, और रोज लगाइए कि ये अपनी जिम्मेदारी से ना बच पाए।
देखिए बैन समाधान नहीं है। नेपाल में आपने बैन लगाया, क्या हुआ? वहां बहाना मिलेगा कि भैया आवाज दबाई जा रही है। नहीं, आप इसको रेगुलेट कीजिए, और जब रेगुलेशन को वो डिफाई करे तो आप उनके ऊपर बैन लगाइए। सबसे पहली बात तो आपका जो डिजिटल कंपटीशन बिल है उसको लेकर आइए। अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो अपने रेगुलेशंस हैं, उन्हें यूरोपियन यूनियन या किसी वेस्टर्न कंट्रीज के एट पार लाकर खड़ा कीजिए, जहां हर चीज की जिम्मेदारी इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हो। आप ये नहीं कह सकते कि भैया हम तो एक थर्ड पार्टी हैं, कि फला ने पोस्ट किया, फला ने देखा, हमें मतलब नहीं है। जैसे स्विगी है, खाना मंगाते हैं कि भैया रेस्टोरेंट ने दिया, कस्टमर ने लिया, हम तो बीच में बस ये है कि हमने तो उन दोनों को मिला दिया। इस चीज से काम नहीं चलेगा। अगर आप अपने एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप मॉडरेशन करते हैं, आप कंटेंट को सप्रेस करते हैं, दूसरे को इन्फ्लेट करते हैं, आप एक माहौल तैयार करने का कोशिश करते हैं इंस्टाग्राम पे जैसे हुआ, तो भैया आप इसमें एक पार्टी हैं, आप इन्वॉल्व होंगे और आपके ऊपर एक्शन होना चाहिए। आप कीजिए ना, 48 घंटे के लिए इंस्टाग्राम बैन भारत में नहीं चलेगा। ये कंटेंट पॉलिसी है, ये अब सरकार की पॉलिसी है, इसको आपने वायलेट किया है, 48 घंटे आपकी दुकान बंद। आपने मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पर भी किया है ना, एनडीटीवी को किया था, तो इनको क्यों नहीं? आप लगाइए रोज $500 मिलियन का फाइन किसी भी चीज को पकड़कर। अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट कीजिए। जब साल भर में 15-20 बिलियन डॉलर का नुकसान भारत से होगा तो पता लगेगा, मानेंगे आपकी बातें। और आप ये कहेंगे कि भैया हम तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारे ऊपर ब्रॉडकास्टिंग रूल्स लागू नहीं होते। आपके ऊपर ब्रॉडकास्टिंग रूल्स लागू होने चाहिए। सिर्फ ये कहकर काम नहीं चलेगा कि भैया हमें नहीं पता। जब आप किसी का कंटेंट हटाते हैं, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर हो रहा है, अपना ओरिजिनल कंटेंट अगर राइट विंग के चैनल डाल रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट अपना, उसको कॉपीराइट कंटेंट कहकर हटाया जा रहा है, पेजेस हटाए जा रहे हैं, तो आपके ऊपर ब्रॉडकास्टिंग रूल्स क्यों नहीं लागू होने चाहिए? क्यों ना डिजिटल कंपटीशन बिल को लागू करके आपकी दुकानों पर ताला लगाया जाना चाहिए? जब आपको आर्थिक नुकसान होगा, जब आपकी रीच सप्रेस होगी, जब आपके अधिकारियों पर रोज एफआईआर होगी, जब आपको रोज थाने में बिठाया जाएगा, पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बिठाया जाएगा, तब पता लगेगा आपको। और जो पब्लिक पॉलिसी के नाम पर अपने यहां जो आपने लोग बिठाए हैं, पहले ट्विटर में क्या होता था? अब तो भैया पैसा दीजिए आपको ब्लू टिक मिल जाता है। पहले ब्लू टिक वो तय करते थे, वहां बैठी पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट तय करते थे। अच्छा, ये लेफ्ट विंग वाला है, ये राइट विंग वाला है, तब जाकर आपको ब्लू टिक मिलता था। आपको सरकार को गाली देनी पड़ती थी, तब जाकर आपको ब्लू टिक मिलता था। लेकिन इलॉन मस्क ने बहुत कुछ बेहतर कर दिया, ऐसा भी नहीं है। आप आज ही सरकार को गाली दीजिए और देखिए किस तरीके से एम्पलीफाई होता है ट्विटर पर आपका सारा सामान। इंस्टाग्राम पर आप आज एंटी मोदी कंटेंट दीजिए, आपको मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स मिलेंगे, ब्रांड डील्स मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। अब भैया इसके लिए तो आईटी मिनिस्ट्री को काम करना पड़ेगा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी है उनको काम करना पड़ेगा। अगर ये कोई नहीं करता तो कम से कम पीएमओ को अपने हाथ में चीजें लेनी पड़ेंगी। अब कितना होगा कितना नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन अब सरकार में से ही ये मांग उठ रही है कि मार्क जुकरबर्ग भारत आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या पार्लियामेंट्री कमेटी में आकर माफी मांगे। वैसे 8 बार वो यूएस की पार्लियामेंट जो वहां की सेनेट की कमेटी है उसमें जाके माफी मांग, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ पैसे से मतलब है। इसलिए शुरुआत ही है कि उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाइए, तब जाकर समझ आएगा कि भाई साहब आप जो भारत को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानकर चल रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसी लुंज पुंज है, नहीं। अभी व्हाट्सएप, अभी इस वीडियो में आने से पहले व्हाट्सएप ने बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिन्हें 24 घंटे के लिए लॉक कर दिया। ना आप चैट कर सकते, ना कॉल कर सकते, ऐप का कोई फीचर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और बाद में कह दिया टेक्निकल एरर है, मिस्टेक से हो गया, गलती से मिस्टेक हो गई। कब तक चलेगा ये? तो इसलिए सोशल मीडिया, सरकार ने कम से कम 2 से 3 बार ये सरकार के स्तर पर यह विचार हुआ है कि 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार हर बार यह सोच रही है कि बैन समाधान नहीं है, रेगुलेशन होना चाहिए। जैसे शराबबंदी हो जाती है ना, मैं हमेशा कहता हूं शराबबंदी ऑप्शन नहीं है, शराबबंदी मत कीजिए, उसे रेगुलेट कीजिए। लोग कच्ची शराब पिएंगे,
मर जाएंगे। वही यहां होगा, आप बाईपास करेंगे, एग्रेशन बढ़ेगा, उसको चैनलाइज कीजिए, रेगुलेट कीजिए। खैर जो होगा वो भी आपके सामने लेके आऊंगा। साथ ही अभिजीत दीपके के ऊपर 2 FIR ऑलरेडी हो चुकी है। कोई फैजान अंसारी नाम से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसका आरोप है कि भैया दीपके साहब ने औरंगाबाद में उसके साथ बदतमीजी की, बाकायदा वीडियो प्रूफ्स हैं, अलग अलग सब चीजें उसके पास हैं, तो 2 FIR वहां दर्ज हो गई है। मैं तब से कह रहा हूं, सरकार ने कह दिया हम कुछ नहीं करेंगे, हम बैठे आराम से हाथ बांध के। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया केस वापस ले लो। लेकिन देश में 140 करोड़ जनता है जो अपने स्तर पर एक्शन ले सकती है। तो अमित तिवारी हो, फैजान अंसारी हो, ताकि ये भी ना लगे कि भैया एक तिवारी जी ने केस कर दिया है, अब तो अंसारी साहब भी कर रहे हैं। तो जो 1 करोड़ रुपए सिब्बल से आया था विदाउट GST वाला, भैया उसका सही इस्तेमाल अब यहां होने वाला है। अभी ये शुरुआत है और FIR इन लोगों के ऊपर होनी है। एक और है वो जिसके लिए बात चल रही है, उसका बाप नेपाली है, दिल्ली में 9-10 लाख के किराए वाले मकान में रहता है, उसकी भी आप ये मानकर चलिए भविष्य में अच्छे से लगने वाली है। इसलिए कह रहा हूं सर्जिकल ऑपरेशन नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे वो इंजेक्शन से डोज दी जा रही है। खैर जो भी डेवलपमेंट होगा वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।